आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं लखनऊ से रुचि शुक्ला जी और हरियाणा से एडवोकेट भाई देव लोहान। आप दोनों को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप दोनों को एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। ये सुनो, नैनोशिप। व्हाट इज नैनोशिप? नैनोशिप नैनोशिप मतलब 3-4 दिन का रिलेशनशिप या फिर 1 हफ्ते का रिलेशनशिप और उसके बाद ये रिलेशनशिप खत्म। तो नैनोशिप के बाद आता है माइक्रोशिप। माइक्रोशिप मतलब कुछ हफ्ते तक चलने वाला रिलेशनशिप, उसके बाद ये रिलेशनशिप खत्म। इसके बाद जो आता है उसका नाम है सिचुएशनशिप। ये शायद आपने जरूर सुना होगा। इसका मतलब है रिलेशनशिप से कम और फ्रेंडशिप से ज्यादा। ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है सिचुएशनशिप। उसके बाद आता है कफिंग सीजन डेटिंग। ये शायद आप लोग ने नहीं सुना होगा। ये वाली डेटिंग होती है सिर्फ और सिर्फ विंटर में, सिर्फ उस सीजन के लिए। यू आर जस्ट चिलिंग टुगेदर, हैविंग फन टुगेदर। विंटर खत्म तो रिलेशनशिप खत्म। चल क्या रहा है भाई। उसके बाद जो आता है वो है प्लेस होल्डर डेटिंग। मतलब कि 2 लोग हैं, दोनों लोग कोई बेटर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। और इसके अंदर एक और बात यह है कि जब तक कि दोनों को कोई बेहतर इंसान ना मिल जाए तब तक आपस में ही डेटिंग मतलब कर रहे हैं, जस्ट फॉर द कंपनी, बिकॉज दे डोंट वांट टू फील लोनली। दैट इज कॉल्ड बेंचिंग। बेंचिंग दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ एक मिनिमम इंटरेस्ट बनाए रख रहे हैं to maintain that one particular relationship they are in, but there is someone on the back. It's a backup plan. उसके अंदर there is somebody, it's a sort of standby. Okay? तो खैर जो भी है, मेरी समझ के तो बाहर है ये सब। ये तो मुझे लगता है कि आप दोनों ने ये वीडियो देख ली, दर्शकों ने भी देखी होगी। मैं सच बताऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। एक बार मुझे लगा ना कि कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कह रही है, माइक्रोचिप, नैनो चिप, टेराबाइट, गीगाबाइट है। फिर मैंने ध्यान से देखा इस वीडियो को 2-3 बार, तो मैंने कहा ओ तेरे, ये तो डेटिंग की बात हो रही है। रुचि जी और देव भाई, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं इस चर्चा को बढ़ाऊंगा। आप दोनों ने ये वीडियो देखी, हमारे दर्शकों ने भी देख ली। इस वीडियो में ये महिला हमें ये समझाना चाहती है। पहले तो ये एक यूट्यूबर है, इनका नाम है खुशी गढ़वी। ये खुद 8 साल से डेटिंग कर रही है और रिलेशनशिप में है। वैसे मैडम ज्ञान अच्छा दे रही थी, लेकिन खुद भी उसी लाइन में है। तो कहते हैं ना कि जिस नाले में नहाना हो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। अब आते हैं जरा दूसरी सिचुएशन पे। इन्होंने कहा कि 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने, 4 साल डेटिंग के अलग अलग इन्होंने प्लेटफॉर्म्स बताए, नई नई विधा बताई। इन्होंने हमें डेटिंग के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। इनके ज्ञान के लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। रुचि जी, शुरुआत करूंगा आपसे, फिर आऊंगा देव भाई पे। देखिए देव भाई, तो रुचि जी मेरी चर्चा एक दिन चल रही थी, पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने इनसे मेरी चर्चा चल रही थी। देव भाई ना समाज की ऐसी कड़वी सच्चाइयां कभी कभी बोल देते हैं कि लोगों से पचती नहीं है। फिर देव भाई को हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत गालियां पड़ती हैं। लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि एक बार इस जाट का नंबर दे दो, इससे घनी गाल देनी है, पर ऐसे हम नंबर रिवील कर देती है। लेकिन देव भाई भी ना कट्टर जाट है। वो कहते हैं ना भाई, तू मेरा नंबर दिया कर, उनको मैं समझाऊंगा। देव भाई का कहना है कि आज की जो विवाह व्यवस्था है ना, उसके हिसाब से जो सिचुएशंस है ना, उसमें इन चीजों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। देव भाई छड़े मलंग आदमी है, हरियाणा को बिलोंग करते हैं, जाट भाई हैं, तो ये बातें कर सकते हैं, इनको सूट करती है। लेकिन आम समाज को छड़ा मलंग नहीं ब्रदर, मेरे बच्चे हैं मेरे पास। हाँ, मतलब वैसे देव भाई आपकी जो सोच है वो छड़े मलंगों वाली है, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो अब मैं आता हूं अपनी दूसरी सिचुएशन पे। लेकिन आम माँ बाप, लोअर मिडिल क्लास, गरीब माँ बाप, देखिए मैं बताऊं, बॉलीवुड और उस कल्चर को फॉलो करने वाले, उस टाइप के जो लोग हैं ना, वो जो बहुत हाई अपर क्लास सोसाइटी है, उसमें क्या चलता है क्या नहीं चलता है, बंद पर्दे के पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपके और मेरी ना सोच से बहुत परे है, हमारी रीच से बहुत परे है। मैं बात करूंगा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, बी, सी और डी है, जो सिटीज है हमारी, मैं उनकी बात करूंगा। वहां के माँ बाप अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो अपने बच्चे के लिए एक बार तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। रुचि जी, आपसे शुरू करूंगा। आप महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं।
ये वीडियो देख के बाद आपके मन में जो त्वरित जो आपके अंदर रिएक्शन आया, जो आपके मन में जो भावना आई, बस वो बताएं। अपनी बातों को आप मैनिपुलेट मत करिएगा। ये वीडियो देख के आपके मन की भावना क्या थी, एक माँ के तौर पे, एक गृहिणी के तौर पे, एक पत्नी के तौर पे? इसको देखने के बाद एक तो मैं जरा इन मैडम को लिख के मैं इनके कमेंट बॉक्स में सजेशन दूंगी। एक चीज भूल गई है, एक और रिलेशनशिप होती है ब्लिंक एंड गो। बस एक दूसरे की आंखों में देखा, अब खत्म। 30 सेकंड रिलेशनशिप, है ना। तो क्योंकि जैसे हमारे बड़े बड़े पहले वीडियो होते थे ना, कि पहले 40 मिनट का वीडियो, फिर आधे घंटे का, अब रील हो गई है 30 सेकंड वाली ना। तो जो कुछ करना है जिंदगी में 30 सेकंड में कर लो, जो कुछ कहना है 30 सेकंड में कह लो। तो इतनी सारी रिलेशनशिप इन्होंने जब करते 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 माइक्रो और नैनो पे आ गई है, तो मेरे ख्याल से एक कैटेगरी ब्लिंक एंड गो वाली जो एक रिलेशनशिप है वो भी हो जानी चाहिए। और माँ बाप की क्या कहूं मैं, अब मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये कलयुग में चल रहा है ना, कि बच्चे पैदा ना करो, शायद यही एक सोल्यूशन बचेगा। क्योंकि पैदा करेंगे तो आप उसको ये जो चल रहा है समाज में, इससे बचाना बहुत मुश्किल है। कैसे बचाएंगे भाई? आप बच्चा पैदा करेंगे जब तक कंट्रोल में है घर में। आजकल तो 1 साल के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। मेरे पास मेरे केयर टेकर रहते हैं, उनका मैं देखती हूँ, एक बच्चा 3 साल का, एक बच्चा 2 साल का है, और एक एक हाथ में मोबाइल रहता है। अब उनकी माओ को ये नहीं पता कि उसमें वो जो रील्स देखते हैं, छोटे बच्चों को फैसिनेशन होता है, एडिक्शन होता है उसका। उसके बीच बीच में जिस तरह के आप देख रहे हैं कि जो अश्लील वीडियो आजकल चल रहा है कि छत पे नाच रही है लड़कियां, और ये सब जो घरेलू औरतें कर रही है, तो वो भी देखते हैं। तो उस बच्चे को एक चीज पता है, जब वो बच्चा बड़ा होगा उसको कोई ताज्जुब नहीं होगा, उसको कोई हैरानी नहीं होगी। उसको ये जो सारे बच्चे हैं ना, जो मैडम बोल रही है, उसके बाद वाली जो जनरेशन आ रही है, जनरेशन जेन जी और एक्स और अल्फा, आपको हमको हैरानी लग रही है। आप तो खैर हमारी पीढ़ी से भी काफी पीछे, लेकिन उनके लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि ये रिलेशनशिप। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोबारा से वो कबायली संस्कृति की तरफ जाते जा रहे हैं। एक जो सामाजिक हमारा एक स्ट्रक्चर था, एक हमारा सोशल फैब्रिक था, वो आने वाले समय में अपना अस्तित्व खो देगा और हम फिर से कबायली संस्कृति की तरफ चले जाएंगे कि ये औरत है और ये आदमी है, बस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। औरत है जो करना मानता है, जिसके साथ जो कुछ कर सकती है। आदमी जो कोई बंधन नहीं, कोई उसमें आपको रिश्ता नहीं, कोई उसमें लीगैलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। आने वाले समाज में वो पशु टाइप जो होता है ना, कहते हैं जंगल वाला, जो एक पशुओं वाला एटीट्यूड। पशु भी कहीं ना कहीं कुछ तो पशु भी कमिटेड होते हैं। पेंगुइन होता है जिंदगी भर पत्नी को नहीं छोड़ता, लेकिन हम तो पशुओं से भी बदतर हो जाएंगे। तो ये जो बोल रहे हैं ये लोग, अब आपको पता है इन लोगों को इस बात की भी फर्क नहीं पड़ता कि इनकी आने वाली जनरेशन, क्योंकि इनको जनरेशन चाहिए ही नहीं। ज्यादा जरूरत होगी तो गोद लेंगे, तो कुत्ता पाल लेंगे, कुत्ते तो है ना, तो जमा कुत्ते पाल लेंगे और क्या करेंगे। तो मैं आपको बताऊं, आज से मैं आपको 91 की ऐसे कुछ बात रही होगी। तो मैं कहीं से फ्लाई आउट कर रही थी, तो मैं बॉम्बे में मैं थी, बॉम्बे में मेरे को किसी ने डिनर पे इनवाइट किया हमारे शिपिंग से। तो वहां जाके मुझे पता लगा कि ये लोग क्या एक संस्कृति है, दे कॉल इट वाइफ स्वैपिंग। दिस इज आई एम टेलिंग यू 35 years ago। तो मुझे लगा मैं ये क्या होता है। तो खैर मुझे जो पता, अब तो बहुत कॉमन चीज है, और तो मुझे पता लगा तो मेरे दुकानों से धुआं निकलने लग गया। सो मैंने समहाउ अपना कोई प्रेटेंशन करके मैं अपना निकली वहां से। तो उस समय मुझे लगने लगा कि क्या भारतीय समाज में ये चीजें कदम रख चुकी है, क्योंकि उसके बाद मैंने इतने समय मेरा जीवन विदेशों में बिताया कि कहीं वहां का देखिए समाज अलग है। वो वहां की परिस्थितियां, वहां का डेमोग्राफी, वहां का सोशल कल्चर, वहां का स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हमसे अलग है। तो अगर हम भारतीय समाज में लेके आ रहे हैं तो हमारी नैया डूबेगी, क्योंकि एक तरफ तो हमारी संस्कृति है, एक तरफ तो हमको अरहर की दाल, चावल, रोटी, पापड़ चाहिए, और उसी प्लेट में हमको पिज्जा भी चाहिए, बर्गर भी चाहिए, चाउमीन भी चाहिए। तो हम तो ये जो घालमेल बन रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं बहुत एडवर्स इफेक्ट आने वाला है, ये बात तो तय है। और आने वाली जनरेशन्स को आपको बताए, ये शादी होना या कमिटमेंट होना, अब शादी का तो कोई मीनिंग ही नहीं रह गया। अब तो देखिए ना, वो कभी कुकर में डाल के उबाल दो, और कभी ड्रम में भर के दबा दो, और कभी सूटकेस में डाल के फेंक दो।
तो ये वही लोग होते हैं जो शुरू में इमोशनल रिलेशनशिप्स में जाते हैं और बाद में दे एंड अप बीइंग इन अ सीवर, कहीं पे सीवर लाइन में मिलते हैं और कहीं रेलवे लाइन पे मिलते हैं या कहीं सूटकेस में मिलते हैं। तो ये बहुत भयावह स्थिति है, बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें योगदान जो है हमारा भी है, क्योंकि एक अंधी दौड़ में हम दौड़ चुके हैं, भाग चुके हैं। जो हमारा शुरुआत कोक पेप्सी से हुई थी वो अब दूसरे टाइप के कोक में, और दूसरी टाइप की जो संस्कृति शुरू हुई थी डिस्को और हिप हॉप और फलाना और डिकाना और 4 बोतल वोडका से, वो धीरे धीरे देखिए खिसकते खिसकते है। और अभी आपको ये अंत नहीं है, इसके बाद और भी बहुत बहुत सारी पड़ाव बाकी है। आपको तकलीफ होती रहेगी देख के, दिल चलता रहेगा, लेकिन ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसको रोकने के लिए कोई है नहीं स्पीड ब्रेकर हमारे पास। जी देव भाई, तो जी रुचि जी, देव भाई पे आना चाहूंगा। देव भाई, पिछले दिनों मैंने ना एक आर्टिकल पढ़ा था, पुणे के एक सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा था एक मैगजीन में, और इंटरनेट पोर्टल पे भी अवेलेबल है वो आर्टिकल। वो कहता है आजकल पुणे में एक नया काम शुरू हो गया। लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ जाती है, नाइट स्पेंड करती है और उसके बदले में पैसे चार्ज करती है। उसमें लड़की एक चीज कह रही है, एक लड़की उसमें इंटरव्यू दे रही है, वो कह रही है कि नहीं, लड़का मेरी पसंद का है। तो हाउ इट इज, वो वर्ड है ना पी वर्ड, पी से शुरू होता है एन पे खत्म होता है डैश ट्यूशन। तो वो लड़की कहती नहीं 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 नहीं, इसमें तो कहती मुझे एक्चुअली मैं जिसके साथ जा रही हूँ, जिसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली हूँ, वो मेरी पसंद का है। ये व्यभिचार तो तब हुआ ना कि अगर मैं ये काम सिर्फ पैसों के लिए करूं और किसी के साथ भी कर लूं। तो कहती ये पैसे कमाने का हमारा एक नया तरीका है। या गिफ्ट, कहती उसके बदले में मैं उससे या तो पैसे ले सकती हूँ या कोई गिफ्ट में कोई सामान ले सकती हूँ, फोन, आईपैड या इस टाइप का कुछ भी, कोई मेकअप किट, कोई महंगी ड्रेस, कोई महंगा जूता, हील, सैंडल, कोई ज्वेलरी, कहते ऐसे। तो वो आर्टिकल पढ़ के मतलब मैं बड़ी देर ना स्तब्ध था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं, मतलब मुझे बहुत देर तक नहीं समझ आया कि मैं इस पे कैसे रिएक्ट करूं। एक लड़की कर तो वही रही है, लेकिन क्योंकि कहती कि मैं अपने चॉइस के लड़के के साथ कर रही हूं या जिसके साथ मैं वो परफॉर्म कर रही हूं वो मेरी चॉइस का है, तो ये फिर गलत कैसे हुआ? तो आप इसके बदले में या तो पैसे मत लो। कहती नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी दे रही हूं यूज करने के लिए तो पैसे भी लूंगी। ये एक नया ट्रेंड चला है बड़े शहरों में। मैं पुणे की बात कर रहा हूं, जहां पूरे इंडिया का स्टूडेंट बहुत ज्यादा पढ़ता है, सिम्बियोसिस जैसे इंस्टीट्यूट है। तो देव भाई, आपका तो ये कहना है कि भैया ये सिचुएशन की डिमांड है, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आपको नहीं लगता कि इससे हमारा जो भारतीय संस्कृति था, भारतीय कल्चर, विवाह व्यवस्था, जो आज तक हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे माँ बाप से, दादा दादी से, नाना नानी से, हमारे बुजुर्गों से ट्रांसफर होता आया है, वो सारी व्यवस्थाएं तो खत्म हो जाएगी। तो हमें, इंसानों में और राक्षसों में, या हम में और इन व्यभिचारियों में, हम में और इस पश्चिमी सभ्यता में फर्क क्या रह गया? वो रुचि जी ने सही कहा एकदम कि हम तो उनकी तरफ एकदम अग्रसर है और हम तो एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से उस तरफ जा रहे हैं। जी देव भाई। नन्हे भाई और रुचि मैम, रुचि जी के दोनों के विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ, और मैं इस चीज का कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैं रुचि जी के विचारों से असहमत हूँ या मैं आपके विचारों से। आपके दो सवाल निकलते हैं नन्हे भाई। एक आपका सवाल निकलता है, जिस सवाल को हम कह रहे हैं कि एक लड़की किसी के साथ जा रही है, वो वहां पे गिफ्ट ले रही है, सारी चीजें कर रही है। दूसरा आपका सवाल निकलता है कि फिर हमारी भारतीय संस्कृति का क्या होगा। भाई साहब, इसके दो ही जवाब हैं, तो मैं पहले शुरू करूंगा जवाब आपके उस सवाल से जिसमें एक लड़की, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये हम है ना, आपसे मैं आपसे नन्हे भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक साइट है जिसका नाम है वर्ल्ड रेसलिंग, मतलब वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। उस साइट पे ऐसे ऐसे बॉडी करके लोग खड़े हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे कपड़ों में खड़े हैं, यूं करके खड़े, और उसकी बहुत अच्छी व्यूवरशिप है। क्या वो व्यूवरशिप गलत है या वो व्यूवरशिप सही? बॉडी बिल्डर्स की जो साइट है, उस बॉडी बिल्डर्स पे नन्ही नन्ही चड्डियां पहन के बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं। क्या वो साइट से जो पैसे की कमाई हो रही है वो सही है या वो गलत है? तो बॉडी साइट का बिल्डिंग नाम उल्लू है, उल्लू साइट, उल्लू है उसका नाम।
नहीं उल्लू नहीं है मैम, मैं तो साधारण बात कर रहा हूँ, उल्लू वाली तो बात है। अब इसी अगर ये सही है, उल्लू पे भी चल रहा है, आप देख रहे हैं ना, उल्लू पे चल रहा है, उल्लू पर भी चल रहा है मैम, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर रेडी। अब मेरा कहना ये है कि जब शरीर दिखा के एक बॉडी बिल्डर को पैसे कमाना अलाउड है, और उस बॉडी बिल्डर को शरीर दिखा के हम कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, तेरे को सम्मानित भी कर रहे हैं, ये मेरा शरीर यूं हो गया, ये मेरा शरीर, क्योंकि मर्द के शरीर की जो खूबसूरती हमने डिफाइन करी है वो कर दी हमने उसके बल से, उसके बलिष्ठ बुद्धि और उसके बलिष्ठ शरीर से। लेकिन जब यही पैसा एक औरत जो है वो ओनली फैंस पे कमाती है, तो हमारी संस्कृति को खतरा हो जाता है कि ओनली फैंस से कोई लड़की क्यों कमा रही है। भाई जब यही चीज एक लड़का जो है वो बॉडी बिल्डिंग, वो लड़की भी तो ओनली फैंस पे बैठ के क्या दिखा रही है, अपने शरीर के ऊपर चढ़ी हुई चर्बी दिखा रही है। वो लड़का क्या दिखा रहा है, वो चर्बी ही दिखा रहा है। तो एक बड़े अलग से हमारे है ना डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत इजीली डबल स्टैंडर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं कि ये सारी की सारी है ना महिलाओं, जब कोई महिला, एक लड़का जब कच्छा पहन के निकलता है बाहर, लंगोट पहन के निकलता है, तो वो बहुत सही है, कोई चक्कर नहीं। लेकिन अगर एक महिला लंगोट पहन के निकले तो दिक्कत हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाजार में लंगोट पहनने चाहिए, लेकिन अगर एक साइट के ऊपर कोई आदमी लंगोट पहन रहा है और उसी साइट पे कोई औरत लंगोट पहन रही है, तो ठीक है ना, वो पैसे कमा रही है। और हर आदमी पूरी दुनिया में कटु सच्चाई या कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि हर किसी को लगता है कि जनता को जैसा जैसा सा सुनना पसंद है ना, वैसा वैसा सा सुना दो। ठीक है, मैं तो अरे 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 भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति। 2004 में जो बच्चियां पैदा हुई थी, जो बच्चियां 2004 से लेकर आज तक जवान हुई हैं, क्या कभी किसी भी मेरे समाजवादी ने, समाज शास्त्रियों ने, किसी भी सोशियोलॉजिस्ट ने कभी डाटा उठा के देखा है कि तलाक के क्या रेट चल रहे हैं? पिछले 1 से 1.5 साल में जितनी शादियां हुई हैं, अलार्मिंग रेट है, 50% शादियां जो हैं वो कोर्ट में खड़ी हैं। 50%। लड़कियों के भागने की रेट में पता है कितना इजाफा हो चुका है। ऑलमोस्ट लड़कियों ने अपना अपना जो प्यार मोहब्बत है वो खोज लिया है। मैं अपने ही, मेरे ही पड़ोस में बताता हूँ, मेरे ही पड़ोस में एक जमींदारों की लड़की थी, उसने कुम्हारों में शादी कर ली। अब वो कह रही कि मैं तेरे साथ भी खुश नहीं हूं, मैं कहीं और जाऊंगी। तो उस लड़के ने उस लड़की के हाथ पैर तोड़ दिए। अब इसमें हम किसको सही माने? मैं रुचि मैम से एक बार पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि रुचि मैम, एक लड़की ने एक लड़के से शादी करी, 1.5 साल 2 साल तक वो उसके साथ रही, उसने कहा कि मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ ब्रदर, सॉरी ब्रदर तो नहीं कहा उसने, कि मैं तेरे साथ खुश नहीं हूँ, हमारे बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा हो रही हैं, मैं कहीं पर, मैं ना एक काम करती हूँ कि मैं अपना रास्ता अलग करती हूँ तो अब। लेकिन उस लड़के ने उसके हाथ और पैर तोड़ दिए। अब वो लड़का जेल में है और लड़की हॉस्पिटल में है। क्या इससे आसान ये नहीं था कि वो दोनों अपना रास्ता अलग कर लेते? आपको एक चीज बताओ, जब उस लड़की ने कहा ना मैं खुश नहीं हूँ, हमें उसकी हम चीजों को ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, सतह से। उसमें डीप जाके देखिए कि ज्यादातर ये जो केसेस हो रहे हैं, जो लड़कियां वो खुश कहाँ नहीं है। आपको पता है खुश कहाँ नहीं है? वो खुश रिलेशनशिप में नहीं है, वो खुश बेडरूम में नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है, क्योंकि यही लड़कियां जब और एक हार्मोनल जो एक एक्टिवेशन होता है, वो जो एक खुशी का एहसास उनको, वो जो वही लड़का जब बॉयफ्रेंड होता है, जब वो लुक छिप के ले जा रहा है या कुछ भी चीज समाज के दायरे से तोड़ के जब करते हो ना, तो उनको उसमें एडवेंचर नजर आता है। उसी भले ही लव मैरिजेस हैं, तो वो लड़की को उसमें एडवेंचर नजर आता है कि ही इज डाइंग फॉर मी, ये मेरे लिए, ये फलाना ठिकाना। वो उसके साथ घूमेगी फिरेगी, होटल के कमरे में जाएगी, क्योंकि उसमें एक थ्रिल या एडवेंचर की ये मेरे लिए कुछ कर रहा है, ये मेरा हीरो है। और वही लड़का जब शादी हो जाती है, शादी के साथ आ जाता है परिवार, शादी के साथ आ जाती है जिम्मेदारियां। अब वो लड़का उसको भगा के नहीं ले जाता रेस्टोरेंट में चुपचाप, वो खुल के ले जाएगा, है ना, वो खुल के। तब उसको लगने लगता है कि ये तो वो लड़का है ही नहीं जिसको मैं जानती थी, ये तो अब मेरा हस्बैंड बन गया। अब ये मेरे को बोलता है कि मम्मी के सामने सिर ढको, अब ये बोलता है कि पापा के लिए गर्म रोटी बना दो। तो वो रोमांस तो चला गया, अब तो जिम्मेदारी आ गई। वो सारी जिम्मेदारियों की कुड़हल, वो सारा उसका जो फ्रस्ट्रेशन है कहाँ निकलता है? बेडरूम में। लड़के का क्या है? अब मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एज अ वुमेन आपको मैं समझती हूँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें इन लड़कियों को धीरे धीरे अब क्या होगा, अब सबके हाथ में एक फोन है,
भले ही वो लड़की मैरिड है, भले ही वो हो सकता है 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी हो, लेकिन उसको कहीं किसी सोशल मीडिया से कोई एक अनजान आदमी, कोई एक अननोन आदमी उसकी तारीफ में 4 शब्द कह दे। ये देखिए बड़े चालाक होते हैं लोग भी जो सोशल मीडिया में फंसाते हैं औरतों को। नाउ यू नो द ट्रेंड इज पीपल से दैट इट इज बेटर टू फंसाओ अ मैरिड वुमन देन अ अनमैरिड पर्सन। अनमैरिड के साथ तो लायबिलिटी आ जाएगी, मैरिड के साथ लायबिलिटी नहीं आएगी। तो लड़के ढूंढते हैं उन मैरिड औरतों को जो बहुत ज्यादा उत्सुक है कि उनकी कोई तारीफ कर दे, कोई कह दे उनको कि तुम बड़ी सुंदर हो, तुम बड़ी सेक्सी हो, अरे तुम्हारे। अब वो उसका धीरे धीरे झुकाव होने लगता है। अब उसका क्या ना, उसका अधिकतर टाइम उस वाले आदमी के ऊपर जाएगा। धीरे धीरे पति अच्छा नहीं लगे। अब पति तो पति है ना, वो जब बॉयफ्रेंड था तब बॉयफ्रेंड था, अब वो हस्बैंड है। हनीमून जिंदगी भर नहीं चल सकता, हनीमून की एक एक्सपायरी डेट होती है ना। तो अब दूसरे हमारे समाज में क्या, हमारे समाज में रिश्तों को जोड़ने के लिए हम मानसिक रूप से एक दूसरे से, बहुत कम ऐसे जो है मैरिड कपल्स हैं जो मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़ते हैं। सारा जो फोकस होता है वो शारीरिक रूप से जुड़ने का होता है। पहला शारीरिक रूप से जुड़ने का फोकस होता है कि है भाई अब तो इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए, सेक्स के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो तो हमारे पास है, अवेलेबिलिटी है, वी कैन डू इट। दूसरी चीज उनके साथ क्या होता है कि उसके साथ उनको ये भी लग जाता है कि भाई हाँ चलो हम सिक्योर है, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन आप अभी क्या ना, वो 30 सेकंड वाली एड्रेनलिन जो है ना हमारा, वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि बहुत जल्दी उससे बोरियत आने लगती है, बोर्डम आने लग रही है। अब क्या हो रहा है, जब मैरिड में आप बता रहे हैं कि 50% डिवोर्सेस हो रहे हैं और भी इंक्रीज पे जाएंगे, तो दूसरा रास्ता लोग ये निकाल रहे कि शादी करें ही क्यों यार, बोरी होना है बाद में। तो ऐसा क्यों ना एक सिस्टम बना के रखें कि किया तो कि नहीं किया तो नहीं किया, रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, मैं भी फ्री तू भी फ्री। और ये आपको बताएं, ये वाले जो टेंडेंसी है ये औरतों की तरफ से ज्यादा है, आदमियों की तरफ से कम है। आज के युग की जो औरतें हैं वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट मानने लगी है कि उनको लगता है कि ये मेरी उंगली के इशारे से होना चाहिए कि कौन मेरे साथ संबंध बना सकता है, कौन मेरे साथ संबंध नहीं बना, ये मेरी चॉइस पे मैं डिसाइड करूंगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये चॉइस होनी चाहिए, ये आदमी औरत सबकी ये चॉइस होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं कि अधिकार। लेकिन उसने उसका गलत वर्जन ये लगा लिया कि उनको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कमिटमेंट में नहीं बंधना है। तो पहले तो आप देख रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप का हुआ था, लिव इन। अब लिव इन में भी क्या होगा, जब लिव इन में भी कहीं ना कहीं वो बिल शेयर कर रहे हैं या कहीं एक वो आप पजेसिव हो जाते हैं लोग एक दूसरे के प्रति, जो है ना कि हाँ पजेसिव हो गया तो मुझे दूसरे लड़के से बात नहीं करने दे रहा। और ये सारा ड्रामा आपको पता है कहाँ से आया है, ये हाई क्लास लोगों से आया है, ये बॉलीवुड जैसी जगहों से आया है। उसके बाद ये स्प्रेड हो रहा है हमारे समाज के निचले दर्जे के स्ट्रेटा पे। ये जिसे कहते हैं ना पानी ऊपर से नीचे जाता है, उसी तरह से झरना ऊपर से बड़ा विकराल तो जाता नीचे तह में है। अब हमारे यहाँ की जो छोटे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इवन कस्बों की लड़कियां, मैं आप छोटा सा इंसिडेंट बताऊं, मेरी जो घर में काम करती थी लड़की, उसको वो छुट्टी पे गई तो वो अपनी एक छोटी बहन को मेरे को टेम्परेरी देके चली गई। वो लड़की की उम्र 13 साल थी, 12.5-13 साल थी। तो मैं उसको घर में ही रखती थी कि बच्चा है, कहाँ जाएगी, कहाँ के लिए रहेगी। तो उसको अपना काम वाम करके, और दोपहर में खाने के बाद रूम था अलग, तो हम कहते थे जाओ थोड़ा आराम कर लो। एक दिन मैं उसी के बगल में मेरा स्टडी था, मेरा ऑफिस था, मैं उसको सुन रही हूँ उस लड़की को, 12 साल की लड़की किसी से फोन पे बात कर रही थी, किसी लड़के से, और वो रो रही थी। और वो उस लड़के से कह रही थी कि तुम एक साथ तुम हमको भी टहला रहे हो, तुम उसको भी टहला रहे हो, और अब की बार देखना, अब की बार जब तुम हमसे रिलेशन बनाओगे ना तो हम ऐसा कुछ कर लेंगे कि हम प्रेग्नेंट हो जाए, फिर तुम देखना हमको कैसे छोड़ पाओगे। आई वॉज लिसनिंग, मेरे होश फाख्ता हो गए। ये आज की 12 से 13 साल की जो लड़की घर में बर्तन मांजती है, ये उसके विचार हैं, ये बॉलीवुड के विचार नहीं है। अब आप ये सोचिए कि 13 साल की लड़की ये कह रही है कि और बॉयफ्रेंड कौन होगा, कहीं इधर उधर का सोशल मीडिया का पकड़ा हुआ कोई छरपट्टा लड़का होगा, है ना, आसपास का, वो उसको भी टहला रहा है, उसको भी टहला रहा है। तो ये उसको कह रही है कि अगली बार जब, तो दैट मीन्स शी इज ऑलरेडी इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। 13 साल की लड़की,
और वो ये कह रही है कि तुम हमारे से कमिटमेंट नहीं रखोगे तो मैं आपकी बार जो है ना हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, फिर देखते हो तुम मुझे कैसे छोड़ के भागते हो। यही आपसे कह रही थी मैं पल्लव बलवान जी की समाज कहाँ तक जा रहा है अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा, प्रेगनेंसी को भी। कैसे कैसे सबोटाज करने के तरीके निकल रहे हैं, कैसे कैसे ब्लैकमेलिंग के तरीके निकल रहे हैं। तो कोई क्यों करे शादी, ये सवाल आता है। कमिटमेंट आने वाले समय में अब कहते जनसंख्या बढ़ रही है, आप देखिए अगले 30 से 40 साल में भारतवर्ष में जनसंख्या का ड्रॉप कितना तेजी से होगा। क्यों? एक एवरेज आप बहुत इंक्लाइन पे है कि आदमियों के स्पर्म काउंट्स पे धीरे धीरे बहुत डिक्लाइन आ रहा है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। लोगों का खाना पीना और मैक्सिमम टाइम वो अपना स्क्रीन पे देते हैं, वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, तो वो उनकी फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, बच्चे होंगे ही नहीं। और औरतों में हार्मोन्स बढ़ते जा रहे हैं, औरतों की प्रोडक्टिविटी कम नहीं हो रही है, आदमियों की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ये एक जो डिसबैलेंस बन रहा है ना, गैप आ रहा है बीच में, एक बहुत बड़ी वजह बनने वाला है। उसकी वजह से लड़कियां भागती हैं। इसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा, कहीं से कोई एड्रेस नहीं कर रहा इन चीजों को। ये मेरे अपने विचार है, मतलब मैं इसको कहीं पढ़ के या कोई आपको मैं रिपोर्ट्स बना, एज आई कैन अंडरस्टैंड एज ए ह्यूमन बीइंग कि वजह कहाँ है। ठीक, देव भाई आप म्यूट है, म्यूट 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 है आप सब। देव भाई आप म्यूट हैं। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो छोटा सा था और मेरा सवाल लव मैरिजेस के लिए मतलब ओवरऑल था, और उसमें लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस दोनों में ही सेम रेट ऑफ जो डिवोर्स है वो देखा जा रहा है। तो उसमें एडवेंचर वाला हिस्सा मैं मानता हूँ वो कहीं ना कहीं एड्रेनलिन को हाई करता है। दूसरा, मैं इस बात से सहमत हूँ और हम सबको इस बात से सहमत होना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज इज कोलैप्स्ड, इज नॉट कोलैप्सिंग, इज ऑलरेडी कोलैप्स्ड, वो कोलैप्स हो चुका है। और इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में जापान के अंदर जो 2024 का जो डाटा है, जापान के अंदर मात्र 6 लाख बच्चे पैदा हुए हैं 2024 में। मात्र 6 लाख बच्चे एक देश में पैदा होना कितना बड़ा अचंभा है। साउथ कोरिया में मात्र 3 लाख या 4 लाख बच्चे पैदा हुए। बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं लोग, वो फर्टाइल होते हुए भी बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। ना लड़की कर रही है और ना लड़का कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक है ना, एक ईज ऑफ डूइंग हमें मिल गई है। उस ईज ऑफ डूइंग में क्वांटम फिजिक्स आ गई है। क्वांटम फिजिक्स के साथ मिलकर एआई आ गया है जो हमारी चीजों को आसान करता जा रहा है। उन आसानी के बीच में मेरे को डाटा इंटरफेस इतना मिल रहा है कि मेरे को, जैसे मैम ने अभी बताया ना कि फोन हमारे हाथ में, फोन होने से क्या बदला कि हमें डाटा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिलने लग गई। पहले हमें सेक्सुअल रिलेशंस की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती थी, अब उस इंफॉर्मेशन से हम बच नहीं सकते क्योंकि इंफॉर्मेशन का फ्लो इतना तेज है कि मेरे खेतों में भी जब मैं जाता हूँ तो मेरे खेतों में एक ड्रोन उड़ रहा होता है, जो ड्रोन डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ऊपर सैटेलाइट से, और वो ड्रोन का भी इतना बड़ा डाटा है कि आप अपने बच्चों को उससे हटा नहीं सकते। तीसरा, जब ये सारी की सारी चीजें कोलैप्स हो ही रही है तो ये कोलैप्सिंग के साथ साथ इवॉल्व भी तो हो रही है। बच्चे पैदा करने के लिए आने वाले मात्र 20 साल में महिला और पुरुष की जरूरत ही नहीं होगी। आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज जो है वो बन चुके हैं। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर बताया गया है कि जो मेल क्रोमोसोम है, जिसको हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं, वाई क्रोमोसोम जो वो श्रिंक हो रहा है, यानी कि वाई क्रोमोसोम छोटा हो रहा है। अब वाई क्रोमोसोम छोटा होगा तो आज के 50 साल बाद हमें पता लगेगा कि उसके छोटा होने से क्या होगा। तो उनके अनुसार तो जो मेल क्रोमोसोम है वो अलग तरीके से इवोल्व हो रहा है, वो अपने आप को छोटा कर रहा है। अब वो छोटा करते करते और क्या क्या करेगा वी डोंट नो। लेकिन हम भारतीय, बतौर भारतीय, हम हर नई चीज से डर बहुत जल्दी जाते हैं। जब हमारे घरों में पंखा लगा तो हमने पंखे के बारे में क्या क्या नहीं कहा। पंखे के नीचे सोओगे तो आत्मा को चूस लेता है, पंखे के नीचे सोओगे बीमार हो जाओगे, पंखे के नीचे सोओगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर हमारे घरों में कूलर आ गए, फिर कहने लगे पंखा। ये देव भाई पंखे का तो नहीं, मैंने कुकर के बारे में एक चीज सुन रखी है कि जब हम खुले में दाल या कोई सब्जी बनाते थे तो सारी गैस हवा में उड़ जाती थी उस दाल सब्जी की।
कुकर में वो गैस, क्योंकि कुकर उसको दबा देता है तो वो सारी गैस अंदर ही रह जाती है, इसीलिए लोगों को गैस की बीमारी हो गई है, ऐसा कुकर के बारे में कहा जाता है। हाँ, ऐसा फिर ये तो कूलर मैं के आपकी बारे बात में से कहा गया। सहमत मैं हूँ। पहले पंखे के बारे में कहा गया, फिर जब पंखा चला गया तो पंखे के बाद जब कूलर आने शुरू हुए तो उन्होंने कहा पंखा तो ठीक है। अब पंखा आप मेरे इस चर्चा को मैं अब समाप्त करूंगा। मैं आपसे बस एक जाते हुए एक सवाल का जवाब चाहता हूं। हाँ जी। खुशी गढ़वी जी जो खुद 8 साल से लिव इन में रह रही हैं, उन्होंने लिव इन और रिलेशनशिप पे बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो ऐसे ही हमारे बच्चों को गाइड करती रहे। देखिए, गलती से मेरे मुंह से वो शब्द निकल गया, मिसगाइड नहीं, गाइड करती रहे हैं कि बेटा 8 साल लिव इन में रहकर भी कैसे ज्ञान देना होता है, इसे कहते हैं ज्ञान बांटना। सिर्फ एक लाइन का जवाब चाहिए आपसे मुझे, अपनी बात को आप 1 मिनट में समाप्त करें। क्या आने वाला समाज, और मैं हिंदुत्व की बात करूंगा, अगर इसी सोच के साथ बढ़ता रहा तो और कितनी पीढ़ियों तक ये सनातन इस धरती पे रहेगा? चिरंजीवी है सनातन इस धरती पे। ये जो बदलाव आपको दिख रहे हैं ना, ये बदलावों को सबसे पहले प्योर करके, रिफाइन करके, एक शुद्ध तरीके से अगर कोई दुनिया के सामने लेकर आएगा तो वो सनातन ही लेकर आएगा। कि इस माहौल में भी, जिस माहौल में एआई, आज आप जब ग्रुप को 2000 रुपए मंथली देना शुरू कर देते हैं तो ग्रुप क्या क्या चमत्कार कर देता है, हमें सोच भी नहीं सकते। चैट जीपीटी क्या क्या चमत्कार कर रहा है। तो हम इन सारी चीजों को, गोस्टिंग को, ब्रेड क्रम्बलिंग को, बेंचिंग को, नैनोशिप को, माइक्रोशिप को, इन सारे शिप्स में हम क्यों गए? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कलेप्स हो गया। मैं नहीं कह रहा वो महिला की वजह से हुआ, पुरुष की वजह से हुआ, दोनों की समान मेहनत थी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज कलेप्स हुआ है। अब हमें मैरिज के नए, क्योंकि बच्चे पैदा करना अब हमारा काम नहीं है, बच्चे अब रोबोट्स बना लेंगे। मैं आने वाले 20 से 25 साल की बात कर रहा हूँ। बच्चे बहुत इजीली रोबोट्स बनाएंगे, हमारा स्पर्म होगा, महिलाओं का एग होगा और वो आर्टिफिशियल एम्ब्रियोज में जाएंगे। तो अब मानव जाति को बच्चे पैदा नहीं करने, अब बच्चे पैदा करने की मशीनें आ चुकी हैं। तो मानव जाति इन नैनो शिप्स के अंदर ही रहेगी। अब आप इस टाइम को दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। और ये हिंदुत्व ही होगा जो इन नैनो शिप्स को, इन माइक्रो शिप्स को, इन कफिंग्स को, प्लेस होल्डिंग को, ऑर्बिटिंग को एक व्यवस्था का रूप देगा कि ये भी एक व्यवस्था है। और वो व्यवस्था बनाएगा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व बनाएगा, वो व्यवस्था बनाएगा सिर्फ और सिर्फ सनातन बनाएगा। ऐसे ऐसे बदलाव से, ऐसे ऐसे चेंजेस से, लाखों साल पुराना है ये मत, जो जिस मत को हम मानते, जिस विचारधारा को हम मानते, और ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत बार हमारे सामने आए। एक वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज आया था, उस टाइम पे हमने खजुराहो के अंदर मूर्तियां बना दी थी। आप कभी खजुराहो का मंदिर जाके देखेंगे तो वो भी इसी तरह का एक चैलेंज था। तो उस वक्त हमने खजुराहो के अंदर मूर्तियां बना दी थी। फिर एक वक्त आया था तो हमने कामा सूत्रा लिख दिया था। इस दिक्कत से भी अगर बाहर कोई हमें निकालेगा तो वो सनातन विचारधारा ही निकालेगी। और सनातन के लिए घबराने की विषय नहीं है, सनातन के लिए तो ये एक सोच का विषय है, ये एक चैलेंज है, एक चुनौती का विषय है कि किस तरह से हम इस सारी चीजों को बदलते हुए वातावरण में दोबारा से बदल दें। नन्हे भाई, वैसे जो देव भाई ने खजुराहो की चर्चा की, मैं आपको बता दूं कि खजुराहो के मंदिर में गया हूं, मुझे तो बड़े बोरिंग लगे, मैं सत्य बताऊं। अभी जैसे नहीं कोई चीज ओवर प्राइस्ड होती है, ओवर हाइप्ड होती है, वैसे ही। पर खजुराहो के टेम्पल, सही बात है, देव भाई ने कहा कि समय के हिसाब से, भाई चंदेल डायनेस्टी थी, 950 से 1050 तक उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया है, तो उन्होंने बनाए थे। अब उसी समय चारवाक संस्कृति का उदय भी हुआ था। और उस चारवाक संस्कृति में भी यही कहा गया था कि आपका परम आनंद जो है, देह जो है आनंद से मुक्त है, उसमें आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पीजिए। निकलता है चारवाक संहिता की मात्र 8 लाइनें अब तक हमें मिली हैं, और उसका जो काल निकलता है वो कालखंड बहुत पहले। और चारवाक यही इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हुए हैं, जिस सिविलाइजेशन से दधीच भी हुए। दधीच भी इसी इलाके से, यानी कि उत्तर भारत, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सरस्वती सिंधु घाटी है, वहीं से चारवाक भी रहे हैं। चारवाक का जो साहित्य है, चारवाक के साहित्य में कोई ऐसी
मतलब अटपटी बात नहीं है। चार्वाक के साहित्य की 8 ही युक्तियां आज तक मिली हैं। मैंने वो 8 युक्तियां अच्छी तरह से स्टडी करी हैं। उन 8 युक्तियों को जब आप खोल कर समझते हैं तो चार्वाक भी एक संत थे, एक महात्मा थे, लेकिन वो तो उसको खजुराहो से डिस्टॉर्ट पहले, कर दिया गया ना, हाँ वो उसका खजुराहो डिस्टॉर्शन से हो गया। खजुराहो से बहुत पहले थे। खजुराहो में क्यों बनाया गया था? क्योंकि आदमी और पुरुष के अंदर से कामुकता की बहुत कमी हो गई थी और वो कामुकता में नहीं जा रहे थे। और कामुकता में अगर वो नहीं जाएंगे तो पॉपुलेशन हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। उससे बचने के लिए खजुराहो के अंदर एक चलचित्र बनाए गए। जिन चलचित्रों को देखकर आपकी कामुकता बढ़े, जिन चलचित्रों को देखकर आपकी काम संबंधित जानकारियां बढ़े, तो वो काम संबंधित, जब आप काम से इतना नफरत क्यों करती दुनिया, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आती ये बातें। कि जैसे ही कोई भी इस औरत ने देखो कपड़े निकाल दिए, अबे ये भैंस भी तो नंगी घूम रही है ना, इन भैंसों को कौन सा हमने घाघरे पहना रखे हैं? वो हमारी नजर है। मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन राखीगढ़ी में खुदाई हुई और बहुत लंबी चौड़ी खुदाई है। आप हैरान रह जाएंगे, किसी भी औरत ने ऊपर कोई भी अंग वस्त्र डाल ही नहीं रखा है। वो स्वच्छंदता से घूम रही है ऊपर वस्त्र डाले बिना। क्यों? क्योंकि हमने कभी सेक्सीफाई नहीं किया उसके चेस्ट को। हमने कहा जैसे मेरी चेस्ट वैसे इसके चेस्ट, तो वो घूम सकती है। वो कपड़े एक वक्त पे वो सोसाइटी थी जिस सोसाइटी में हिंदू महिलाएं अगर बिना कपड़ों के भी घूमना चाहे तो कोई उनको उस मैली निगाह से नहीं देखता था, और उसमें पुरुष का जो संयम था। अब आज क्यों पुरुष ढक देना चाहता है सब औरतों को? क्योंकि हम संयमित नहीं रह पाते। हमें लगता है ये नंगी देख के मेरा संयम डोल गया। हमें संयम पुरुष को सिखाना चाहिए। देव भाई, आप जिस समय की बात कर रहे हैं ना, वहां तब ये हरे टिड्डे नहीं थे ना, तब वो तो ये तो आसमानी अभी ज्यादा, किताब। ये 20 साल के ही है, ये भी ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है। बस यही बात। आप हाँ, दोनों ने यही मुझे बात है। समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा एक्चुअली ना एक एपिसोड में खत्म होने वाली चर्चा ही नहीं है, 36 मिनट से ज्यादा हो चुकी है। तो मैं आप लोगों से फिर इसका हम पार्ट 2 करेंगे कि इसका इलाज क्या है। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस की है। अगले पार्ट के लिए दर्शक वेट करें। हम बहुत जल्दी, मैं इन दोनों लोगों से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा कि इस बीमारी का इलाज क्या। लेकिन मुझे लगता है कि ये बीमारी का इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बीमारी सनातन को खा जाएगी, हिंदुत्व को खा जाएगी, हिंदुस्तान को खा जाएगी। रुचि जी, देव भाई, आप दोनों ने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही इसके सेकंड पार्ट में आप दोनों के साथ मैं फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।